कर देते थे। यही काम यहाँ पे स्किनर की थ्योरी में भी किया गया, सेम वही काम। और सेम यही काम शिक्षा का भी है, और सेम यही काम शिक्षक का भी है। आप मारने पीटने के लिए नहीं बने हैं। सभी व्यक्तियों को नहीं पढ़ाया जा सकता। वर्तमान में बहुत से लोग केवल डिग्रीधारी डिग्रियों को दिखा रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं, बोलते भी हैं। हम शिक्षा की परिभाषाओं में नहीं जा रहे। स्किनर के जो सिद्धांत में हम लोग आंशिक शेड्यूल और आंशिक सबलीकरण की हम लोग बात कर रहे थे। तो निश्चित अनुपात अनुसूची में है, हम लोग इसको संक्षेप में FR भी कहते हैं। अगला है परिवर्त्य अनुपात अनुसूची, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। इसे संक्षेप में VR, भी का मतलब मैं V बोल रहा हूं, VR कहते हैं। अनुसूची की इस व्यवस्था में सबलीकरण के लिए अपेक्षित अनुक्रिया की संख्या किसी औसत अनुपात में परिवर्तित हो जाती है। जैसे एक बार चौथी अनुक्रिया को सबलीकृत किया तो दूसरी बार छठी और तीसरी बार पहली अनुक्रिया को सबलीकृत किया जाता है। मैं पिछली बार ऑनलाइन कक्षाओं में बताया था कि शिक्षा याद करने के लिए में भी बहुत महत्वपूर्ण है। वही यहाँ पे ये बात क्यों है। हम लोग आगे पढ़ते जाते हैं और आपको लगता है कि हम लोग समझ गए। मैं पिछली क्लास में मैंने कहा था, हर बात को कहीं ना कहीं, चूंकि हम लोग इसी में हम लोग पढ़ते हैं और यही बात हम लोग बताते हैं। हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, पीछे को भूल रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम नहीं भूल रहे हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं। जैसे नहीं सर पढ़ेंगे तो याद, एक बार में नहीं याद होगा। ये निरंतर अभ्यास की बात है। अगर आप निरंतर अभ्यास में नहीं है तो आपको याद नहीं होगा, भूल जाएगा। यह भी इसका ये एक नियम है। मस्तिष्क के सभी बातों को अगर कंप्लीटली रिकॉर्ड कर ले तो व्यक्ति पागल हो जाएगा, मस्तिष्क फट जाएगा। इसकी भी एक सीमा है। आप लोग स्मृति और विस्मृति में जब पढ़ेंगे तो जितना स्मृति का महत्व है उतना विस्मृति का महत्व है। हम लोग के जीवन में बहुत सी बातें निगेटिव होती हैं जो हमको सोने नहीं देती है, परेशान करती है, दुखी करती है। अगर वो बातें, जिन व्यक्तियों को वो बातें नहीं भूलती वही व्यक्ति पागल हो जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उन बातों को भूल जाते हैं या माइंड उनका इतना सेट होता है कि वो लोग नेचुरली डिलीट हो जाता है वहां से, तो ऐसे व्यक्ति बहुत प्रसन्नचित्त और खुशहाल होते हैं। स्किनर का जो ये सिद्धांत है बहुत व्यापक पैमाने पर इसका है। जैसे हम लोग जितना ज्यादा इस सिद्धांत को हम लोग स्टडी करेंगे उतना इसमें गहराई मिलेगी। लेकिन जितना हम लोग अभी सीख चुके हैं इस स्तर पे इतना बहुत पर्याप्त है, क्योंकि शिक्षा का कोई अंत नहीं है और व्यक्ति का स्वभाव भी होना चाहिए जब कुछ नवीन जानने का। इसलिए तो इस क्रिया में निरंतर कुछ करने की बात कर, हर बार अनुक्रिया की दर को बढ़ाई जा रही है और हर बार सिचुएशन भी चेंज किया जा रहा है, तभी तो व्यक्ति नई नई बातों को सीखेगा। तो जो वेरिएबल रेशियो शेड्यूल है, परिवर्त्य अंतराल अनुसूची, इसे VR कहते हैं। अनुसूची की इस व्यवस्था में सबलीकरण के लिए अपेक्षित अनुक्रिया की संख्या किसी औसत अनुपात में परिवर्तित हो जाती है। जैसे एक बार चौथी अनुक्रिया को सबलीकृत किया जाता है तो दूसरी बार छठी और तीसरी बार पहली अनुक्रिया को सबलीकृत किया जाता है। अगला है निश्चित समयांतराल अनुसूची, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, इसे संक्षेप में FI कहते हैं। इसमें अनुक्रिया का सबलीकरण एक निश्चित समयांतराल पर किया जाता है, जिसे प्रत्येक 5 मिनट के बाद सबलीकरण करना। अगला है परिवर्त्य समानांतर सूची, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, इसे संक्षेप में VI कहते हैं। इसमें अनुक्रिया का सबलीकरण परिवर्तनशील
समयांतराल पर किया जाता है। जैसे कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, तो कभी 8 मिनट के बाद किसी अनुक्रिया को सबलीकृत करना। अब मैं चाहता हूं कि सबलीकरण का क्या इफेक्ट है उसको भी हम लोग संक्षेप में अगर समझ लें तो ठीक रहेगा। तो सबलीकरण का जो प्रभाव है हम लोग इसको भी चरणबद्ध तरीके से बिंदुवार इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें पहला है व्यवहार को सशक्त करना। कल्पना कीजिए कि जब आप कभी साइकिल सीखे हों, मोटरसाइकिल सीखे हों, कार चलाना सीखे हों, तो क्या एक बार आपने चला के छोड़ दिया था और आप ट्रेंड हो गए थे? आप कहेंगे नहीं। क्या आप 2 महीने चला के ट्रेंड हो गए थे? नहीं। खाली रोड पर और समतल और चिकनी रोड पे आपने चलाना तो सीखा, लेकिन यदि और आपके साथ बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, जैसे कि बहुत भीड़ हो, ट्रैफिक बहुत स्लोली चल रही हो, रास्ते बहुत खराब हो, बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव हो, तो आपको क्या लगा होगा कि जो मैंने जो सीखा है वो पर्याप्त नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग? इस सिचुएशन को तो फेस किया, आपको उससे क्या प्राप्त होता है? आपने अनुक्रिया की, पार तो करना है, तो आपको अनुभव प्राप्त होते हैं। कुछ टक्कर हो जाता है, कई बार एक्सीडेंट होता है, कई बार गिर जाते हैं, चोट लग, उससे हमें क्या होता है, हम उन गलतियों से हम लोग सीख सकते हैं, हमारे अनुभव में नया परिवर्तन आता है और निरंतर कार्य करने के बाद 5 साल 10 साल बाद आप एकदम ट्रेंड हो जाते हैं। टीचिंग प्रोफेशन में इसको अगर इस प्रकार से दिया जाए, यह थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति यदि एक बार में वह चाहे कि मैं बहुत अच्छा हो, संभावनाएं हैं कि कुछ लोग पहले से पढ़ाएं तो वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आपकी जो पहली टीचिंग रही होगी, दूसरी टीचिंग रही होगी, और आप अगर 20 साल 30 साल 40 साल बाद अगर यदि आप अपने उस टीचिंग का और पहले दूसरे टीचिंग का अगर आप कंपैरिजन करेंगे, दोनों को देखकर, रिकॉर्डेड हो और देखकर, तो आप पाएंगे कि जो अंतिम हमारी अनुक्रिया थी वो काफी अलग है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि भाई ये विद्वान है। क्यों? क्योंकि इनके पास अनुभव ज्यादा है, इन्होंने अभ्यास किया है। हम उस डॉक्टर के पास कभी सीजर कराने जाएंगे क्या जो नया नया पढ़ के आया हो? हम हमेशा देखते हैं कि भाई इसके पास एक्सपीरियंस कितना है। और नया अगर ठीक से पढ़ा हो, और केवल पढ़ा नहीं, वहां पर पढ़ते समय अगर ठीक से पढ़ा हो, पढ़ते समय पूरे टाइम थ्योरी और प्रैक्टिकल अच्छे जगह पे अच्छे इंस्ट्रक्टर के अंडर में किया है तो फिक्स है, तब तो ठीक है। फिर भी निरंतर अभ्यास के बाद से उसकी कार्य में क्या होती है, परफॉर्मेंस उसकी बेस्ट होती है। इसीलिए शिक्षक बार बार कहते हैं अपने बच्चों को कि आप अभ्यास कीजिए, निरंतर पढ़िए। हमने तो पढ़ा दिया, आपने बहुत अच्छा कह के छोड़ दिया, लेकिन उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ है। अब व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो लर्निंग नहीं हुई, और लर्निंग नहीं हुआ तो उसका एक एप्लीकेशन नहीं होगा, और जब उसका एप्लीकेशन नहीं होगा तो काहे के लिए उसका एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन नहीं हो सकता है। इसलिए स्किनर महोदय का जो इसका जो इफेक्ट है, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट है कि व्यवहार को सशक्त करना। इससे व्यवहार सशक्त होता है, क्योंकि इसमें क्या है, अनुक्रिया ऑपरेंट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसमें निरंतर अनुक्रिया करना है, और निरंतर अनुक्रिया करने के बाद ही आपको रिवार्ड मिलेगा। तो आपका जब निरंतर काम करेंगे और काम की गति और सिचुएशन और आपका समय बढ़ता जाएगा, तो आपके व्यवहार में क्या अस्थायित्व तो नहीं आएगा, व्यवहार सशक्त नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें है कि व्यवहार को सशक्त करना। अगला है, किसी व्यवहार के घटित होने
देने के लिए पक्षों को निश्चित सघनता, किसी व्यवहार के घटित होने देने के लिए पक्षों की निश्चित सघनता। एक कोई व्यवहार कैसे दृढ़ होता है? जब हम उसको उसी व्यवहार में और उसी में आगे बढ़ाएं और उसी में समान कुछ, अब एक बार में कुछ एक कंडीशन सिचुएशन बदल दीजिए तो व्यवहार दृढ़ीकरण नहीं होगा। एक ही प्रकार का कंडीशन हो, कुछ दिनों तक एक ही प्रकार का व्यवहार हो, तब उसका क्या होता है? व्यवहार में सबलीकरण आता है, व्यवहार दृढ़ होता है और उस दृढ़ व्यवहार में उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने शुरू में साइंस पढ़ा, फिर बाद में कॉमर्स में चले गए, फिर आर्ट में चले गए, फिर लॉ में, तो सारी एक सिचुएशन को बदलने में परिपक्वता नहीं आएगी। दृढ़ता तब आएगी जब एक ही प्रकार का, आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस ही अगर आप निरंतर पढ़ेंगे और उसी में आगे बढ़ेंगे तब आपका क्या होगा? व्यवहार इसमें दृढ़ होगा, सघनता आएगी। अगला है व्यवहार में शीघ्र परिवर्तन होता है। परिवर्तित व्यवहार एक समय तक स्थिर रहता है तथा आगामी सबलीकरण के अभाव में परिवर्तित व्यवहार कमजोर पड़ जाता है और धीरे धीरे समाप्य प्राप्य हो जाता है। सबलीकरण का शिक्षा में इसका क्या प्रयोग है, मैं इस पर भी हम लोग बिंदुवार देखेंगे और संक्षेप में ही। इस सिद्धांत का शिक्षण में बहुत उपयोग है क्योंकि यह बालकों को क्रियाशीलता पर बल देता है। इस पावलोव और थार्नडाइक की जो थ्योरी है वहां पर जो प्रयोज्य है वो किसी प्रकार की अनुक्रिया नहीं कर रहा है, वो तो बधा हुआ है। लेकिन स्किनर का जो प्रयोज्य है वो क्रिया कर रहा है और क्रिया भी फिक्स है कि अगर आप ट्रिगर को 80 बार चोंच मारेंगे, मतलब किसी कार्य को आप 80 बार करेंगे तभी आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा। मतलब उद्दीपक के रूप में जो भी भोजन हो या जो भी, अब तो उद्दीपक को विस्तार करना है। कोई बच्चा मैथमेटिक्स में 10 में 9 सवाल सही करेगा तभी उसको पुरस्कार के रूप में यह शील्ड दिया जाएगा, यह मेडल दिया जाएगा। तो यही समझिए, यही इसमें है पनिशमेंट और रिवार्ड। पनिशमेंट के रूप में क्या मिला कि यदि आपने 8 सही व्यवहार किया, 10 व्यवहार फिक्स था, आपने 8 व्यवहार सही किया, 9 व्यवहार पे रिवार्ड की बात रखी गई थी, आपने रिवार्ड 8 बार सही किया, आपको रिवार्ड प्राप्त नहीं होगा। वो पनिशमेंट है, वही उसका निगेटिव रीइंफोर्समेंट है। अब आप लोग समझ में आ रहा होगा। और पॉजिटिव क्या है कि अगर आपने 9 पे आए तो मिलेगा। आप लोग कोई ऐसा वीडियो गेम में देखते हैं जहां पर छोटे वाले मोबाइलों में, जो शुरू मोबाइल थे उसमें था कि जब कोई वो बहुत नहीं, वो वीडियो गेम में होता है कि रास्ते, यहाँ रास्ता बंद है, ये खुला है, हर रास्ते में वो कुछ होता है जहाँ पे उस पर गिर जाने पे उसमें जल जाता है, जो आता है क्या प्रयोज्य, तो या वो गलत रास्ता जंप नहीं कर पाया तो खाई में गिर जाता है। और हर बार में वहाँ पे हीरा मोती जैसा ना कुछ होता है तो वहाँ पे उसको प्राप्त होता है कि आपको एक हीरा प्राप्त हुआ। यहाँ पे जाएंगे तो 2 हीरा मिलेगा, वहाँ पे। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पे ही वो वीडियो गेम भी बने हैं और उसी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पे ही आज की शिक्षा भी चल रही है। आप इतनी बार अगर सही अनुक्रिया करते हैं तभी आपको रिवार्ड दिया जाएगा और नहीं तो आपको रिवार्ड प्राप्त नहीं होगा। तो यही इसको शिक्षा जगत में इसका जो प्रयोग है वो कह रहे हैं कि इसमें बालकों की क्रियाशीलता पर बल मिलता है। जब आप वीडियो गेम
खेलते हैं, जरा इसको शिक्षा से ही जोड़िए। अगर वीडियो गेम में जैसे ही आप एक स्टेप पार करते हैं या आपको लास्ट में थोड़ा सा होता है, फिर कहते हैं कि चूंकि वहां तक आप प्राप्त कर चुके हैं तो फिर से आप बैक से शुरू से गेम हो जाता है, फिर आप चलते हैं और वहां पे जब प्राप्त जिसे करते हैं तो तुरंत आपका रिवार्ड मिलता है, मतलब कि हीरा मिलता है और फूलों की बारिश होती है। फिर आपको अंदर से क्या होता है, प्रेरणा मिलती है और आप दूसरे कार्य दूसरी बार की अनुक्रिया करने के लिए फिर ऐसे करके एक गेम जैसे शुरू में तो आसान होता है, लेवल आगे लेवल बढ़ता जाता है और कठिनाई दर बढ़ती जाती है। तो वैसे वैसे देखिए यहाँ पे समझिए कितनी बातें, अगर आप लोग समझ रहे हैं अगर मेरी बातों को, तो बताइए यहाँ पे कितनी ज़्यादा आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो शिक्षा में प्रयोग है, आपकी बुद्धि तो बढ़ती घटती नहीं है, लेकिन बुद्धि की में सोचने की क्षमता बढ़ रही है। बहुत तेजी से आप सोच रहे हैं, कई डायमेंशनों पे सोच रहे हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा आप एक बार में बहुत ज़्यादा डायमेंशनों पे सोचेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपका बुद्धि में तीव्रता आएगी, नहीं आएगी, बुद्धि में विकास होगा, नहीं होगा। तो बिल्कुल आप कहेंगे कि हाँ सर होगा। तो कई प्रकार की कल्पना भी करते हैं, बुद्धि का भी आप विस्तार हो रहा है, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ रही है, कई डायमेंशंस पे आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और एक एक्टिविटी भी कर रहे हैं, आप ऑपरेंट भी हैं, आप क्रिया भी कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो निश्चित रूप से आपके सीखने की जो गति होगी, ये लग रहा है ना कि वैज्ञानिक प्रयोग है। बाकी के प्रयोग की जो वैज्ञानिकता है उन सभी से ज्यादा स्किनर महोदय का, बीएफ स्किनर महोदय का ये प्रयोग काफी ज्यादा वैज्ञानिक है। शुरू शुरू में बच्चे कोई प्रश्न कहा था तो मैंने कहा था घबराइए नहीं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ने कुत्ते पर प्रयोग देखा, कुत्ता से ज़्यादा जानवर कबूतर ज़्यादा इंटेलिजेंट स्मार्ट होता है, उसकी सोचने और समझने की क्षमता ज़्यादा है, तो उस पर हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग कहाँ आ गए, कुत्ते से बिल्ली पे आए, बिल्ली से हम लोग चूहे और कबूतरों पे आ गए और सारे अब लग रहा है कि अब हम लोग वैज्ञानिकता सिद्धांतों पे आगे बढ़ रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग बिल्कुल ह्यूमन जो थ्योरी आई है, मैंने बोला है कि भले अगर आपके सिलेबस में हो या सिलेबस में न हो, मैं लर्निंग के जो ह्यूमन पे जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, यह बात सभी मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि सारे प्रयोग जानवरों पे, पशुओं पर किए गए हैं, जबकि मनुष्य के पास बुद्धि है, मनुष्य के पास कल्पना शक्ति है, सृजन शक्ति है, विचारने की शक्ति है, उसकी पोटेंशियल की कोई सीमा नहीं है। तो ये प्रयोग कैसे सफल हो सकता है? तो हम लोग वहां तक भी पहुंचेंगे ह्यूमन के प्रयोग पर, लेकिन वो हमारे सिलेबस में शायद नहीं भी है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पास आउट होते होते मैं वहां तक पहुंचाऊंगा। पिछली बार मैंने बताया था, आप लोग भी प्रयास कीजिएगा और ढूंढिएगा कि कौन कौन से प्रयोग ह्यूमन पर किए गए हैं, अब या आंशिक हो या दीर्घ रूप में हो। तो इस प्रकार हम लोग स्किनर के थ्योरी को, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्योरी है, हम लोग इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और काफी व्यापक रूप से इन थ्योरियों पर हम लोगों ने चर्चा किया है। और आप लोगों के जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आपके द्वारा जो उत्तर दिए जा रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से उत्तर आ रहा है। मतलब अंतरजालिक व्यवस्थाओं में ऑनलाइन होते हुए भी आप लोग विषय वस्तु को इतना समझ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग की सीखने की क्षमता जो है वो बहुत अच्छी है। तो इस सिद्धांत का बहुत ज़्यादा प्रयोग है और इस सिद्धांत में से बालकों को में क्रियाशीलता, थॉर्नडाइक की एक थ्योरी में जो उन्होंने प्राइमरी जो लॉज दिया था, वहाँ भी वो कह रहे हैं कि व्यक्ति तभी कोई सीख सकता है
मतलब लर्नर तभी सीख सकता है जब वो क्या हो, तत्पर हो। और स्किनर क्या कह रहे हैं कि जब क्रियाशील हो। तो जो तत्पर होगा वही ना क्रियाशील करेगा, या बिना तत्पर हुए क्रियाशीलता आ जाएगी, या बिना क्रियाशीलता का तत्परता आ जाएगी। तो देखिए ये सिद्धांत में क्या है, ये क्या है, ये समरूपता है। मतलब दोनों के सिद्धांत में एक जैसे हो गए। सीखने के जितने भी सिद्धांत आएंगे सभी का कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्शन तो होगा ही। कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं कि कोई हवा में नया कोई सिद्धांत आ जाएगा। हर एक पुराने सिद्धांतों पे ही उसकी जो डिमेरिट्स होती है और परिस्थितियों में जो एडजस्ट नहीं कर पाती है या उसको और ज़्यादा डिमांड रखती है, तो उसके हिसाब से बातें बनती और बदलती रहती हैं। तो थॉर्नडाइक महोदय भी कह रहे हैं कि तत्परता का सिद्धांत, और स्किनर महोदय भी कह रहे हैं कि क्रियाशीलता का सिद्धांत। अर्थात दोनों लोगों के सिद्धांतों में एक बात तो कॉमन है और अच्छी है कि दोनों शिक्षा बालक को तत्पर करती है और एक्टिव रखती है। और सीखेगा कौन? जो पैसिव होगा। क्लास में ऑडियो और वीडियो बंद कर दिए और आप दूसरे काम में संलग्न हैं, तो दूसरा काम ही सीखेंगे, ये काम थोड़ी सीख पाएंगे। और जब आपके सामने रियल सिचुएशन आएगी तो वहां पे आप फेल हो जाएंगे। जब ड्यूटी दी गई है कि हमें यहाँ पर बैठना है, 1 घंटा सीखना है, ऑडियो वीडियो बंद कर देना, छोड़ देना, ये तो पढ़ाई नहीं है, ना ही ईमानदारी है, ना ही कर्तव्यपूर्ण कार्य है। तो स्किनर की थ्योरी में, बाकी थ्योरी में रिवार्ड मिल जा रहा है, लेकिन अगर स्किनर की थ्योरी के अनुसार यहाँ पे आपको कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा। ये बाध्यता, स्किनर की थ्योरी ये बाध्य कर रही है कि जो प्रयोज्य है वो एक्टिव हो। सभी विद्यार्थी वीडियो अपना ऑन रखें, सभी विद्यार्थी प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर दें। इस प्रकार की यदि अगर बाध्यता हो और इस प्रकार से लोग एक्टिव हों, नेचुरली, बाध्यता शब्द नहीं लगाना है, एक्टिव हों, तब जाके लर्निंग की प्रक्रिया होगी। अन्यथा इतना सारा मेहनत, इतनी सारी ये बातें कहाँ जाएंगी? सारी बातें निराधार हो जाएंगी और परिणाम क्या आएगा? 0, नील बटा सन्नाटा। तो जिस प्रकार से स्किनर की थ्योरी में अपरेंट करने की बात है, सक्रिय की बात है, उसी प्रकार वही सीख सकता है जो सक्रिय हो, तत्पर हो। दूसरा, इस सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि प्राप्य वस्तु को संप्राप्त या पुरस्कार से संबंधित कर पढ़ाया जाना चाहिए। आजकल के पब्लिक स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में तो ना कोई पनिशमेंट ही है, रिवार्ड तो है ही नहीं। और जिन लोगों को मिलता होगा वो एक उत्तर नहीं देंगे, हमेशा एग्जाम्पल मास पे होता है, एक पे नहीं होता, एक्सेप्शनल पे नहीं होता है। रिसर्च भी होते हैं तो 1-2 डेटा पर रिसर्च की वैज्ञानिकता भी नहीं, जब तक उसमें कम से कम 1000 डेटा से ऊपर न इकट्ठा किया जाए, तो वो भी 1000 ही लोगों पे है। तो यहाँ पे इस सिद्धांत में क्या है कि जो पब्लिक स्कूलों में देखिए, तो पब्लिक स्कूलों में बच्चे के हर बात पे, हर एक्टिविटी पर रिवार्ड है। वीकली टेस्ट हुआ, जो टेस्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आया उसको रिवार्ड मिला विद्यालय की तरफ से। सभा हुई, असेंबली होती है, उस असेंबली में उसको क्या किया गया? रिवार्ड दिया गया, शाबाशी मिली, तारीफ मिले, पुरस्कार के 2 शब्द मिले। सीखने की गति बढ़ेगी कि घटेगी? आपको खराब लगेगा कि अच्छा लगेगा? 200 लोगों के सामने, किसी सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने आपके किए गए कृत्य कर्म पर यदि आपको रिवार्ड मिल रहा है, प्रशंसा मिल रही है, आपको कुछ पुरस्कार के रूप में मिल रहा है, तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो निश्चित रूप से आपकी सीखने की क्या होगी? जो दर है वो बढ़ेगी। और शिक्षा का उद्देश्य भी तो यही है
कि विद्यार्थी क्या हो, लक्ष्य को प्राप्त कर जाए। कितना अच्छा पढ़ाया गया, कितना अच्छा नहीं पढ़ाया गया, इस बातों से परे होकर यदि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन हो गया और विद्यार्थी को जो पढ़ाया गया और जो शिक्षा के उद्देश्य थे अगर वो सफल हो गया, तो असफलता को कौन देखता है? वही लोग देखेंगे जिनकी पूरे दिमाग में निगेटिविटी भरी पड़ी है या उनको जन्मजात ही वो गुण लेके आए हैं। अब मंथरा को कोई सुधार सकता है क्या? और रावण के राज्य में सुपर्णखा को कोई सुधार सकता है क्या? वो निगेटिव दृष्टि लेके आए हैं। यदि 100 बच्चों में आपके विद्यार्थी सब ऑनर्स से और डिस्टिंक्शन से पास हो रहे हैं, तो ये आपका रिवार्ड है। शिक्षा का उद्देश्य भी पूरा हुआ और विद्यार्थी की जो सीखने की जो उद्देश्य थे वो भी कंप्लीट हुए। तो इस प्रकार अमेरिकन मनोवैज्ञानिक बरहस फ्रेडरिक स्किनर की जो थ्योरी है, जिसको हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, हम लोगों ने इस पर विस्तार पूर्वक परिचर्चा की। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और इसका शिक्षा में किस प्रकार से प्रयोग हुआ और कितनी इसकी उपयोगी हुई, इस बातों को हम लोग जाना। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का इस YouTube कक्षा में मैं हरीश कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कोविड-19 महामारी में जो विगत 1.5 वर्षों से हम लोग जो झेल रहे हैं, उसमें यह शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में हम लोगों का मोबाइल फोन और उपलब्ध तकनीकी का जो एक माध्यम बना, इंटरनेट और एक YouTube प्लेटफॉर्म, यह हम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। पिछले कई अध्यायों में हम लोग अधिगम के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। सीखना क्या है, लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए हैं कि भाई किसी भी कार्य को करने के बाद हमारे व्यवहार में जो भी सकारात्मक परिवर्तन होता है, वह किसी न किसी रूप में सीखना होता है। उसी सीखने की प्रक्रिया में हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और सक्रिय क्रिया अनुबंधन सिद्धांतों पर हम लोग परिचर्चा स्थापित किए हैं। यह YouTube का वीडियो और ये जो भी एक प्रोग्राम चल रहा है, यह स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत घर बैठे जो भी अधिगम करता है, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह एक टीचिंग मटेरियल लर्निंग एड्स के माध्यम से ये सब निर्मित किए जा रहे हैं, जिससे कि उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती रहे, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और उसी प्रक्रियाओं में हम लोग स्किनर महोदय के जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है हम लोग इसको जान चुके हैं, सीख चुके हैं। स्किनर महोदय के जो सिद्धांत हैं यह आधुनिक शिक्षा में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्राचीन काल में जब शिक्षा का माध्यम सिर्फ ओरल था, मौखिक था और किसी भी प्रकार की कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, और जैसे जैसे कुछ इनोवेशन हुए, कुछ तकनीकियां बढ़ी, लोगों ने कुछ लिखना शुरू किया, उसके बाद कुछ पांडुलिपि बनी, उसके बाद से कुछ पाठ धीरे धीरे और आविष्कार हुआ, लिखित सामग्री कुछ प्रिंटेड रूप में आई। इसी क्रम में पश्चिमी देशों में जितने भी आविष्कार हो रहे थे, भौतिक विज्ञान बहुत तीव्र गति से उन्नत कर रहा था और नए नए भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर नए नए आविष्कार, नए नए इनोवेशन हो रहे थे। उन इनोवेशंस को, उन आविष्कारों को धीरे धीरे शिक्षा जगत में प्रयोग की बात कही जाने लगी। और इन्हीं प्रयोगों में और इन्हीं मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर, जिसको हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर के सबलीकरण का सिद्धांत जो हम लोग जानते हैं, इसी सिद्धांत पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से जानते हैं, आज जितनी भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो भी लर्निंग मटेरियल बनाए जाते हैं, जितने भी मुक्त विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि इग्नू है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, भगवान महावीर ओपन यूनिवर्सिटीज, उत्तर प्रदेश में राजर्षि टंडन राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, कि जितने भी इसके स्टडी मटेरियल जो बनाए गए वो सारे बीएफ स्किनर के सिद्धांतों पर प्रतिपादित हैं। बीएफ स्किनर ने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दिया, उस थ्योरी के आधार पर दूर बैठे विद्यार्थियों को जब शिक्षा में इनके सिद्धांतों का प्रयोग किया गया तो इस बात का प्रयास किया गया कि जो विद्यार्थी कक्षाओं में फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनको सीखने में उनको भी कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, उनको भी कैसे सिखाया जाए, या जो लोग सीख गए हैं वो और आगे कैसे बढ़ें। व्यक्तियों में और कौशल से युक्त व्यक्तियों को कैसे निर्माण किया जाए, उसी सिद्धांत बीएफ स्किनर के सिद्धांत पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में उन्होंने जो रेखीय कहा था, लीनियर ब्रांचिंग और मैथमेटिक्स, तो लीनियर वाले प्रोग्राम को यहाँ पे अपनाया गया और विषय वस्तु को छोटे छोटे फ्रेम के रूप में प्रस्तुत कर
दूर बैठे विद्यार्थियों को भी, दूर बैठे अधिगमकर्ता को भी सिखाने के लिए एक सार्थक प्रयास किया गया। और विद्यार्थी सीखते कैसे हैं, उनको कहाँ कहाँ पे सीखने की प्रोसेस में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उन सभी प्रॉब्लम्स को एक वैज्ञानिक आधार पर एक सिस्टमेटिक स्टडी करके और उस प्रोग्राम को बनाया गया कि विद्यार्थियों की जो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मिनिमाइज कर दिया जाए, बहुत मिनिमम स्तर पे उनको समस्या उत्पन्न हो। इसलिए एक फ्रेम, छोटे छोटे फ्रेम बनाए गए और उन छोटे छोटे फ्रेम को पार करके ही विद्यार्थी अगले फ्रेम पर पहुंचता है और आगे की बात को वो करता है। बीएफ स्किनर के सिद्धांत में जो टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट की जो बात कही, जो पुनर्बलन की जो बात कही गई है, तो टाइप्स ऑफ जो रीइंफोर्समेंट है उसको दो वर्गों में विभाजित किया गया, अ वर्ग और ब वर्ग। अ वर्ग में धनात्मक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव रीइंफोर्समेंट, धनात्मक सबलीकरण और ऋणात्मक सबलीकरण। और ग्रुप ब में प्राथमिक सबलीकरण और द्वितीयक सबलीकरण, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। इस प्रकार से बीएफ स्किनर के जो टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट हैं उसको दो वर्गों में विभाजित करके टोटल 4 बातें इसमें आई। संक्षेप में हम उसको समझते हुए हम लोग इसके शिक्षा में इसको हम लोग प्रयोग के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम लोग जानेंगे। धनात्मक सबलीकरण में वे उद्दीपक होते हैं, वो स्टिमुलस होते हैं जिनकी उपस्थिति से अनुक्रिया शक्ति बढ़ती है। जैसे भूखे व्यक्ति के लिए भोजन धनात्मक सबलीकरण है। धनात्मक सबलीकरण में प्राणी कुछ पाने के लिए कुछ अनुक्रिया करता है, इसे S+ से डोनेट चिन्हित किया जाता है, रिमार्क किया जाता है। अब हो गया निगेटिव रीइंफोर्समेंट, ऋणात्मक सबलीकरण। ऋणात्मक सबलीकरण में सबलीकरण वे उद्दीपक होते हैं जिनकी अनुपस्थिति से अनुक्रिया शक्ति बढ़ती है। जैसे यदि बालक कुत्ते के डर से भोजन नहीं करता और कुत्ते को हटा देने पर वह भोजन करने लगता है, तो इस स्थिति में कुत्ते की अनुपस्थिति ऋणात्मक सबलीकरण है, इसे S- से चिन्हित किया गया है। प्रायः पनिशमेंट जो दंड होता है, प्रायः पनिशमेंट को ऋणात्मक सबलीकरण समझ लिया जाता है, किंतु स्किनर ने जो प्रयोग करके ऋणात्मक सबलीकरण के बारे में जो अवधारणा थी उसको बड़े ही वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करके और उसका विश्लेषण किया। किंतु दोनों में अंतर है। प्रायः जो पनिशमेंट को ऋणात्मक सबलीकरण जो मान लिया जाता है, इसमें अंतर है। ऋणात्मक सबलीकरण अपनी अनुपस्थिति से किसी अनुक्रिया की शक्ति बढ़ाता है, जबकि दंड किसी अनुक्रिया की शक्ति को कमजोर करता है। दंड एक अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को घटा देता है। बीएफ स्किनर के इस सिद्धांत को समझने के लिए हम लोग इसको इस रूप में समझें
कि बच्चा जब पढ़ता नहीं है तो हम लोग उसे मारने पीटने या अन्य जो भी बात होती है, जो भी आम व्यवहार में जो देखी जाती है, यही प्रक्रिया को अपनाई जाती है। इसमें होता क्या है कि इससे लर्निंग तो नहीं होती, 1000 में एक केस जरूर मिले होंगे। ऐसे बहुत से शिक्षा शास्त्री हैं, आप लोग भी देखेंगे, अभी भी हैं, जो लोग इसको मानते हैं कि मारने से, डांटने से, पीटने से व्यवहार को बदल जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों की ये लोग कुंठित विचारधारा के लोग हैं, जो आधुनिकता की केवल चोला पहनकर और हजारों वर्ष पुरानी जो विचारधारा है उसको संजोए हुए हैं, जिन विचारधाराओं से मुक्त होने के लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे मनीषियों ने, समाज सुधारकों ने काफी प्रयास किए, उनको ये लोग एक आवरण में ढककर अभी भी प्रयोग करते हैं। जबकि स्किनर महोदय का मानना यह है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में कि यदि किसी जो उद्दीपक है, जो अनुक्रिया करने के लिए जो प्रेरित या कर रहा है या उसमें प्रेरित नहीं कर रहा है, तो वहां पर किसी प्रकार के दंड की विधान इन्होंने नहीं दी। दंड की विधान का इन्होंने विरोध किया और इन्होंने इस बात को ये कहा कि अगर वह जिससे कि अनुक्रिया नहीं हो रही है, यदि उसको हटा दिया जाए तो क्रिया होने लगेगी। उदाहरण के लिए मैं ऐसे समझें कि जैसे कोई व्यक्ति कोई प्रतियोगी परीक्षा को पास करके किसी पद पर बैठ गया, काफी मेहनत किया होगा। प्रतियोगी परीक्षा का अब यहाँ पे मुझे डिफाइन नहीं करना है, स्किनर का जो प्रयोग था चूहे पे और कबूतर पे, और यहाँ पे समझ लिए, यहाँ पे सीधा सीधा मैं सिर्फ एक शब्द से इसको रिलेट कर रहा हूँ कि जिस प्रकार चूहा और कबूतर को 50 बार, 100 बार, 80 बार एक लीवर पे प्रेस करना होता था तभी दाना आता था, एक भी कम हो जाता था तो नहीं मिलता था। ठीक उसी प्रकार से कंपटीशन की प्रक्रिया है। आप 65% आप पाते हैं, मेरिट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ तक बात सही है। वहाँ तक आप उस पद पर पहुँच गए, और पद पर पहुँचने के बाद आपकी क्रिया या आपका जो व्यवहार है वो उतनी तीव्र गति से नहीं हो रही है, या आप कार्य नहीं कर रहे हैं। तो आगे के लिए जो आपका जो प्रमोशन है, अगर आपका अगर वो उनका ये कहना है कि भाई जो प्रमोशन रोक दिया जाए, या जिस स्थान पे बने उसी स्थान पे यथावत बने रहे। अगर व्यक्ति के या अन्य जो भी और जो उसको रिवार्ड जो मिलते हैं, जो कार्य क्षेत्र में जो भी रिवार्ड मिलते हैं, अगर उस रिवार्ड को हटा दिया जाए और सभी अन्य लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसको निश्चित रूप से उन आगे बढ़ रहे लोगों से उसको प्रेरणा मिलेगी, और प्रेरणा मिलेगी और वह उस क्रिया को करने के लिए फिर से प्रयास करेगा। तो यहाँ निगेटिव रिइंफोर्समेंट का तात्पर्य यही है कि यहाँ पे किसी मतलब कि क्रिया की गति जिस प्रकार से क्या हो, सक्रिय हो जाए। तो इसी प्रकार अगला है प्राथमिक सबलीकरण। प्राथमिक सबलीकरण में एक सबलीकरण वह उद्दीपक होता है जो उपस्थित किए जाने पर कोई अनुक्रिया शक्तिशाली बनाता है और इसका संबंध शारीरिक
आवश्यक व्यवस्था जैसे भूख, प्यास, काम और सुरक्षा के साथ स्थापित किया जाता है। उदाहरणार्थ, चूहा लीवर दबाकर खाना प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही सेकेंडरी जो रीइंफोर्समेंट है, जो द्वितीयक रीइंफोर्समेंट है, तो द्वितीयक सबलीकरण में सबलीकरण वे उद्दीपक होते हैं जो प्राथमिक सबलीकरण के साथ लगातार उपस्थित होने के कारण अनुक्रिया को सबल बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात द्वितीयक सबलीकरण वे उद्दीपक होते हैं जिनमें स्वयं में सबलीकरण करने की क्षमता नहीं होती, किंतु प्राथमिक सबलीकरण के साथ जुड़कर सबलीकरण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। उदाहरणार्थ, प्राथमिक सबलीकरण भोजन के साथ एक ध्वन की जाए जो बिना भोजन के ध्वन भी अनुक्रिया का सबलीकरण करने लगे, इसे अनुकूलित सबलीकरण भी कहा जाता है। बीएफ स्किनर महोदय का जो प्रयोग हम लोग ऑनलाइन कक्षाओं में भी इस पर चर्चा किए हैं और पिछली यूट्यूब में भी मैंने इसको समझाया है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। उन प्रयोग को एक बार पढ़ें और उसको जिस प्रकार से एक्सपेरिमेंट हुआ है उस एक्सपेरिमेंट तक पहुंचने की इमेजिन करें। अगर वहां तक आपकी इमेजिनेशन हो जाती है तो आपको विषय वस्तु समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। स्किनर बॉक्स में जो पिंजरे में जो ग्रिड लगा हुआ है, उस ग्रिड में जब चूहा सही दिशा में जा रहा होता है तो उसे सकारात्मक रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। स्किनर बॉक्स में दो प्रकार की लाइट लगी हुई है, एक रेड रंग की जो तीव्र प्रकाश कर रहे और एक नीले रंग की जो तीव्र प्रकाश करे। तो जब भी वो सही दिशा पर ट्रैक पे जा रहा है तो नीले रंग का प्रकाश जलता था, और जब वो गलत दिशा में जब वो अनुक्रिया करता था तो लाल रंग का तीव्र प्रकाश, बहुत तेज तीव्र प्रकाश होता था, और जो पिंजरे में जो ग्रिड लगे हो थे नीचे, उसमें एक बहुत हल्का झटका लगे, उसकी कोई शारीरिक और मानसिक क्षति न हो, केवल एक झटका का अनुभव होता था। तो वहाँ पर उसको आभास हो जाता था 2-4 बार की बात कि हम गलत दिशा की तरफ हम जा रहे हैं। तो जो सबलीकरण की जो उन्होंने शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, कब इसको रीइंफोर्समेंट देना है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। कब रीइंफोर्समेंट देना है इसका शिक्षा जगत में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया। मैं आगे इसको और बताऊंगा विस्तार से। कभी कभी कुछ शिक्षक बहुत ज़्यादा रिवार्ड बच्चों को देते हैं। सही अनुक्रिया हुई या नहीं हुई इसका कोई परवाह नहीं, विद्यार्थी ने कार्य किया नहीं किया इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको निरंतर रिवार्ड मिल रहा है। यदि निरंतर रिवार्ड मिलता जाएगा तो लर्नर को तो यही महसूस होगा ना कि हमने जो भी अनुक्रिया की वो क्या है, सही है। भाई सही अनुक्रिया क्या हो तभी तो रिवार्ड मिला है। तो प्रत्येक सही अनुक्रिया पर उसको रिवार्ड मिल रहा है, और जबकि उसकी अनुक्रिया गलत है। इस अन्य जितने भी एक्सपेरिमेंट थे लर्निंग थ्योरीज में, स्किनर की थ्योरी यहीं पर अलग है।
और इसीलिए भी ये वैज्ञानिक है और ये व्यवहारिक है, इसीलिए व्यवहारवादी भी है। प्रत्येक गलत अनुक्रिया पर अगर आप फिक्स अनुक्रिया से एक भी अनुक्रिया कम कर रहे हैं तो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। अब देखिए, मेरे माइंड में दूसरी बात आ गई कि इस प्रयोग को कोई गलत दिशा में बहुत लोग इसका मिसयूज करते हैं, हो रहा है, होता भी रहेगा। अब घर में, आपके घरों में कोई मजदूर आया है, 1 दिन का काम है और आप उसको 5 दिन का काम एक ही दिन में आप कराना चाहें, तभी उसको आप देंगे उसका पैसा, नहीं तो काट लेंगे। तो ये गलत बात है ना। इसीलिए उसने हर सिद्धांत में एक ला दिए गए हैं और पूरी व्यवस्थाओं को भी एक नियमबद्ध किया गया है। प्रकृति में जो भी है वो नियमबद्ध है, समाज में जो कुछ भी है वो नियमबद्ध है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वो भी एक नियमबद्ध है और सबके ऊपर एक नियम संविधान रखा गया, वो नियमबद्ध है। इसलिए उसमें अधिकार के साथ साथ कर्तव्य की भी बात कही गई है, ड्यूटीज भी है तो फंडामेंटल राइट्स भी है। इसके बाद भी अन्य और भी चीजें बनाई गई हैं। तो स्किनर का प्रयोग बहुत बड़ा व्यापक पैमाने पर इनका ये प्रयोग किए थे और इनका बहुत क्षेत्रों में, सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में ही प्रयोग नहीं हुआ, अन्य कई क्षेत्रों में इसका प्रयोग करके और काफी इसका लाभ उठाया गया। तो जो रिइंफोर्समेंट की इन्होंने शेड्यूल बनाई, उस शेड्यूल को हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। सबलीकरण प्रदान करने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। सबलीकरण प्रदान करने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है, जिसे निरंतर योजना बनाकर दिया जाता है। इस निरंतर योजना को सबलीकरण की अनुसूचियां कहा जाता है। नियोजित सबलीकरण की अनुसूचियों द्वारा व्यवहार को अपेक्षित लक्ष्य के अनुसार ढाला जा सकता है। फेर्स्टर तथा स्किनर के साथ में एक और उनके समकालीन एक और मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम फेर्स्टर, FERSTER, फेर्स्टर महोदय और स्किनर ने सक्रिय अनुकूलन के प्रयोगों में प्रयुक्त 16 विभिन्न सबलीकरण की अनुसूचियों का उल्लेख किया है। मोटे तौर से सबलीकरण की अनुसूचियां 2 प्रकार की बनाई जाती हैं और निरंतर अनुसूची, कंटिन्यूअस एंड नॉन इंटरमीडिएट शेड्यूल, और आंशिक अनुसूची, पार्शियल और इंटरमीडिएट शेड्यूल। अब निरंतर अनुसूची क्या है, हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेंगे, जिसमें प्रत्येक उत्सर्जित अनुक्रिया सबलीकृत की जाती है और अनुक्रिया के सबलीकृत होने पर विलोपन होता है। विलोपन का अर्थ है एक्सटेंशन। पार्शियल, आंशिक पार्शियल शेड्यूल, जिसमें सबलीकरण के द्वारा अनुक्रिया का केवल आंशिक अनुसरण किया जाता है, आंशिक शेड्यूल कहलाता है। अब हम लोग ऊपर जो 2 बातों को समझे, एक निरंतर कंटिन्यूअस शेड्यूल और एक आंशिक पार्शियल शेड्यूल। ऐसे पूरे स्किनर के जो फेस्टर और स्किनर महोदय ने 16 अनुसूची शेड्यूल को उन्होंने तय किया। तो इसमें जो अन्य जो सूचियां बनी उसमें था निश्चित अनुपात सूची, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। इसे संक्षेप में FR कहते हैं। इसमें व्यक्ति कई निश्चित अनुक्रिया के पश्चात एक अनुक्रिया के लिए सबलीकृत किया जाता है। जैसे प्रत्येक 5 अनुक्रिया के बाद
एक अनुक्रिया का सबलीकरण, यहां अनुपात 5:1 का है। यही मैं पिछली बार 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 मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि स्किनर महोदय के जो प्रयोग थे वो काफी व्यवहारिक हैं। वहां पे किसी भी प्रकार की कोई गलत अनुक्रिया को सिर्फ रोकना है और उसको फिर लाना है। ऐसा नहीं गलत अनुक्रिया उसको दंड दिया जाए, दंड का भी विधान नहीं है। गलत अनुक्रिया को रोकने के लिए, उसकी दिशा को मोल्ड करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। इसको समझने के लिए आप लोग मेरी एक बात को आप लोग सुने होंगे। पूर्व जो क्लास के जो बच्चे हैं वो तो चूंकि फेस टू फेस पढ़े हैं तो बात को जानते हैं। मैं एक बात कहता हूं कि देखिए, शिक्षा साध्य नहीं है। आज तक यही बात में द्वंद्व ही रह गया कि शिक्षा बालक के लिए बना है। शिक्षा साध्य नहीं है। अगर शिक्षा साध्य होता तो इसकी दिशा क्या होती? एकांगी होती। शिक्षा साधन है। जैसे जल है, जल का अपना अस्तित्व है, अपना महत्ता है, उसकी अपनी विशेषता है, लेकिन इसके उपयोग अलग अलग तरीकों, नहाने के लिए होता है, खाने के लिए होता है, बनाने के लिए होता है, हजारों रूप होते हैं। उसी से हम लोग बर्फ बनाते हैं। तो शिक्षा साध्य नहीं है, शिक्षा साधन है। और साधन की उपयोगिता इतनी ही होनी चाहिए कि साधक मतलब विद्यार्थी, इसलिए मैंने साधक शब्द लगाया। साधक का मतलब कि जो साधना करता है, साधना का मतलब जो कर्मयोगी है, जो मेहनत करता है, जो पढ़ता है। अब साधना का अर्थ पूजा पाठ से नहीं, यहाँ पे साधना का अर्थ क्या है? निरंतर मेहनत से है, निरंतर अभ्यास से है, निरंतर पढ़ाई से। ये हमारी साधना है। तो साधक को साध्य तक पहुंचा दे, यही शिक्षा का काम भी है और यही शिक्षा का माध्यम भी होना चाहिए। देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से तो ये साधन और ये उद्देश्य में परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा ही तो है। इसी शिक्षा से कोई उदारवादी बनता है और इसी शिक्षा से कोई अनुदारवादी बनता है। इसी शिक्षा को प्राप्त करके कोई समाज सुधारक बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई श्रेष्ठ मानव से महामानव बनता है, कोई मानवता को और ज्यादा कैसे उन्नत किया जाए उसके बारे में चिंता करता है, और कोई विध्वंसक कामों में लिप्त होता है, कोई परेशान करने के कामों में लिप्त होता है। कुछ लोगों को केवल वो इसीलिए पढ़े हैं कि वो सामने वाले में क्रिटिसाइज कर सकें, और उसी को वो शिक्षा मानते हैं कि जितना ज्यादा हम क्रिटिसाइज कर सकें वही शिक्षा है। बिल्कुल शिक्षा तो है, लेकिन जब उस पर परिचर्चा होगी तब ये पता चलेगा कि उनकी शिक्षा किस कोटि में आती है। केवल कुछ लोग का जन्म ही हुआ है क्रिटिसाइज करने के लिए, कभी उनको जीवन में उनको न रिवार्ड कभी मिला है और ना कभी वो रिवार्ड देते हैं, और उनके पास हजारों ऐसे तर्क हैं कि वो गलत साबित करके और अपने को श्रेष्ठ साबित कर सकते हैं। लेकिन स्किनर महोदय के जो प्रयोग में है वहां पे ऋणात्मक दंड, ऋणात्मक या किसी भी प्रकार के ऐसा व्यवहार जो उस क्रिया को करने से ही उसको हटा दे, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। उसको मोल्ड करने, उसको फोल्ड करने की व्यवस्था की गई। किस प्रकार से उसको मोल्ड किया जाए कि वो अपने सही ट्रैक पर आ जाए। जैसे ही वो गलत अनुक्रिया पे जा रहा है, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं अपने छोटे बच्चों के ऊपर, छोटे बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं बाइसिकल, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को वहां भी समझ लीजिए। ऑपरेंट मतलब जो क्रिया में लगा हो, छोटा बच्चा हो तो बाइसिकल सीखता है। अब तो बाइसिकल में अब तो चक्के लगे होते हैं, गिरने की थोड़ी संभावनाएं कम है। पहले जैसे कि तो गाड़ी में पकड़े रहते थे,
बालक जब जैसे ही वो गलत कोई क्रिया कर देता, पैडल गलत लगाएगा, हैंडल मुड़ेगा, तो वहाँ पे पेरेंट्स क्या करते थे, उसको बिल्कुल बैलेंस में कर देते थे और सही दिशा की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे और